बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी। वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था उस वक्त कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों के कोर्स ग्रेड में मौजूद नहीं है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आप लोगों का जितना भी कोर्स है उसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ना लाजमी है, तो इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं। इससे आप लोगों के पेपर में MCQs भी आ सकते हैं, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इसका ये पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 के साथ ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो यूनिट 1 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्लाइड नंबर 20 है वहाँ तक पढ़ लिया था। ये स्लाइड नंबर 20 हमने डिस्कस किया था। स्लाइड नंबर 21 से हम स्टार्ट लेते हैं। स्लाइड नंबर 21 में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडो पाकिस्तान, यानी बरसईर पाक व हिंद में जो डेवलपमेंट हुई थी पब्लिक हेल्थ की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब ये उस ज़माने की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ थे, बरसईर पाक व हिंद था, और उस टाइम ब्रिटिश की हुकूमत थी वहाँ पे, तो उस टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी वो आप उसमें ये इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें पब्लिक हेल्थ की बात नहीं हो रही है। पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि जहाँ पे भी ये जो प्रिवेंटिव केयर की बात आएगी, क्यूरेटिव केयर की बात आएगी, रिहेबिलिटेशन की बात आएगी, तो ये सब कुछ पब्लिक हेल्थ के दायरे में आते हैं। इनमें से ख़ास करके जो प्रिवेंटिव केयर और हेल्थ प्रमोशन है, तो ये सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के दायरे में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी वो क्यूरेटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर और इन सब के बारे में होंगी कि किस दौर में किस तरीके से प्रिवेंटिव केयर को अहमियत दी गई, क्यूरेटिव केयर को अहमियत दी गई। जब कोई डिज़ीज़ आया, पेंडेमिक हुई, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स किए गए, और वो जो मेजर्स किए गए थे, क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए थे, क्या वो क्यूरेटिव मेजर्स किए गए थे। तो वो सब कुछ इन 3-4 स्लाइड है, इनमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन है 1859 की बात है कि 1859 में रॉयल कमीशन फोकस क्यूरेटिव केयर बट फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज़ 1888 लुक्स आफ्टर सैनिटर्स। ये स्पेल मिस्टेक है, ये लुक्स है, इसमें एल मिसिंग है। तो इस को समझने से पहले आप लोग रॉयल कमीशन के बारे में समझे कि रॉयल कमीशन क्या होती है। रॉयल कमीशन को हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। ये ख़ास किस्म की कमीशन होती हैं। आजकल जो रिसेंटली जो रॉयल कमीशन चल रही हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में चल रही हैं फेडरल लेवल पे। 1902 में ये स्टार्ट हुई थी और तब से अब तक ये चलती आ रही हैं। तो ये एक ऐसी इंक्वायरी कमीशन होती है कि जिसमें जब भी कोई इम्पोर्टेंट यानी ग्रेट इम्पोर्टेंट कोई इशू आ जाती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या दूसरे सेक्टर से रिलेटेड हो, तो उन पे ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट का इन पे कोई ख़ास कंट्रोल नहीं होता। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, ये उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और गवर्नमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के रिकमेंडेशन देते हैं कि चेंजेस अगर लानी है तो कौन कौन सी चेंजेस लानी है और किस तरीके से चेंजेस लानी है। तो यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड में जिस रॉयल कमीशन की बात हो रही है, तो ये रॉयल कमीशन 1859 में भी एक रॉयल कमीशन थी, जिनका जो मेन फोकस था वो क्यूरेटिव केयर पे था। मतलब ये है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट करना और पेशेंट को जो बीमार हुए हैं उन बीमारी से निकालना, उन बीमारी से उनको निकालने के लिए मेजर्स करना। तो ये उस वक्त ये रॉयल जो कमीशन थी उसका बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस था। लेकिन 1888 में जब लोकल बॉडीज़ बनाए गए, मतलब ये है कि जब उस टाइम लोकल बॉडीज़ बनाए गए, तो लोकल बॉडीज़ यानी जो स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ होती हैं, जो टाउन एरिया कमेटीज़ होते हैं, जो लोकल जो लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलीजियस लीडर्स वगैरह होते हैं, तो ये सब लोकल बॉडीज़ में आते हैं। तो इन सब को भी 1888 में शामिल किया गया था इस काम के लिए। ये जो हेल्थ वगैरह के जो इश्यूज़ आते हैं, तो इनके लिए इक़दामात उठाने के लिए इन लोगों को भी शामिल किया गया था इन कामों में। तो फिर क्या हुआ, तो फिर डिफरेंट
इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए ये लोग काम किया करते थे और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोग काम करते थे। और इनको जो कंट्रोल करते थे वो सेनेटर्स थे। सेनेटर्स जो सेनेट के जो रुकन होते हैं वो इनको कंट्रोल करते थे, यानी लुक आफ्टर वो लोग इनको करते थे लोकल बॉडीज़ को कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। और इनको जो कोई इशू आती थी तो ये वो सेनेटर्स को बताते थे और वो सेनेटर्स उस इशू को सॉल्व करने के लिए आगे बातें पहुंचा देते थे। तो इस तरह ये इश्यूज़ जो है वो सॉल्व आती रहती थी और उनके लिए इक़दाम होते रहते थे। तो जब ये लोकल बॉडीज़ को इस टाइम शामिल किया गया था, फर्स्ट तो ये बता रहा है कि रॉयल कमीशन जो थी उस वक्त 1859 में, तो उसका सिर्फ क्यूरेटिव केयर पे बहुत ज़्यादा उसका वो फोकस था। लेकिन जब लोकल बॉडीज़ को उसमें शामिल किया गया 1888 में, जिनको सेनेटर लुक आफ्टर किया करते थे, सेनेटर जिनको कंट्रोल किया करते थे, तो थोड़ा सा उस मुआशरे में थोड़ा बहुत प्रिवेंशन लेवल पे भी काम हुआ था। लेकिन इनका जो मेन फोकस था उस वक्त वो क्यूरेटिव केयर पे था। इसके बाद यहाँ पे 1896 की बात आती है। 1896 में प्लग की बात आती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा ताउन की बीमारी का। तो जो ताउन की बीमारी कहते हैं उर्दू में, तो वो यही प्लग है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होती है, चिल्स आते हैं, एक्सट्रीमली वीक होते हैं वो लोग, और उस वीकनेस की वजह से कभी कभार वो शॉक में भी चले जाते हैं। एब्डोमिनल पेन उनको बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में, स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है। और ख़ास करके ये जो स्किन फिंगर्स होते हैं, टोस होते हैं और नोज होते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के हो जाते हैं क्योंकि स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़। एक बैक्टीरिया है, यर्सीना पेस्टिस नाम है उसका, उसकी वजह से ये काज होती हैं। और ये ह्यूमन को इस तरह लगती है कि वो जो फ्ली होते हैं, रोडेंट फ्ली, जब वो ह्यूमंस को काटते हैं तो उनकी वजह से ये ह्यूमन को लगते हैं। और उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ये मवेशी वगैरह पालते हैं एनिमल्स, और अगर उन एनिमल्स को खुदा न खास्ता प्लग हो तो उनसे फिर ये उनको हैंडल करने की वजह से ये लोगों में ट्रांसमिट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में 3 दफ़ा प्लग की वेव आई हुई है। बहुत ज़्यादा ये पेंडेमिक बन चुकी है दुनिया में 3 दफ़ा, और उसकी वजह से बहुत सारे अमवात हुए हैं। और ये जो हुई थी, 3 दफ़ा आई थी वेव की शिकल में, तो ये 1300 से लेके 1800 का दौरानिया था कि उसमें 3 दफ़ा आई, और 3 दफ़ा में से हर दफ़ा इसने बहुत सारे डेथ काज किए। उसमें से जो फर्स्ट वेव थी उसको ब्लैक डेथ कहा जाता था क्योंकि ये इस तरह स्किन ब्लैक हो के वो लोग मर रहे थे, और बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल उस टाइम मर चुके थे इसकी वजह से, तो इसलिए ब्लैक डेथ उसको कहा जाता था। और ये यूरोप में बहुत ज़्यादा इसने यूरोप में तहलका मचा दिया था। ये 1347 में स्टार्ट हुआ था और 1351 तक वहाँ पे चलता रहा, और इस दौरान बहुत सी अमवात काज हुई। उसके बाद जो सेकेंड वेव था वो 1500 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक वाला था, जो 1347 में स्टार्ट हुआ था और 1351 तक चलता आ रहा था। तो उससे जो 1500 ईस्वी में जो स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। एक न्यू इसकी एक स्ट्रेन थी, एक न्यू इसकी स्ट्रेन आई हुई थी, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी और ज़्यादा डेथ काज कर रही थी। उसके बाद इसकी थर्ड वेव आई। थर्ड वेव इसकी 1800 में आई, लेकिन जब 1800 थी तो उस वक्त साइंस भी काफ़ी तरक्की कर चुका था, तो इसीलिए 1800 में जब ये आई तो इसके लिए साइंटिफिक मेडिसिन को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उन लोगों ने इसकी काज को उस टाइम आइडेंटिफाई किया, और इसकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है उसको भी उन लोगों ने उस वक्त पता लगाया कि ये किस तरह फैलती है, लोगों में ये किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, उसका उस वक्त उन लोगों ने पता लगाया था। तो यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड में जिस प्लग की बात हो रही है तो वो 1896 वाली है। 1896 में यानी 1800 में मैंने आप लोगों को बताया कि ये थर्ड वेव की बात है कि थर्ड वेव जब आई थी तो 1896 में ये इंडिया की जो सिटी है बॉम्बे, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी। उस वक्त तो ये बरसईर पाक हिंद थी, तो बरसईर पाक हिंद की ये एक सिटी थी बॉम्बे, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इसने लोगों की डेथ काज की थी। तो वहाँ पे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मीज़ को और ब्रिटिश आर्मीज़ को अपने साथ मिला लिया, और उन्होंने भरपूर तरीके से इस जो पेंडेमिक थी इसका मुकाबला किया उन लोगों ने।
बहुत सारे वो मेजर्स कर रहे थे उस वक्त। वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से कोशिश कर रहे थे कि इसको कंट्रोल कर सके, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रही थी। तो उस वक्त वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उन्होंने एक बिल पास किया था, और इस बिल को उन्होंने नाम दिया था एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897। ये इसको आप भी अगर सर्च करें कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897, तो आप लोगों को बहुत कुछ इसके बारे में सीखने को मिलेगा। आज तक इसको याद किया जाता है इसी नाम से, कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897 के नाम से। तो ये एक एक्ट उन्होंने जारी किया था, और ये इस एक्ट की जिस बेस पे ये एक्ट बना था, तो वो वैक्सीन और सैनिटरी कन्वेंशन के बेस पे बना था। यानी इन लोगों का ख़्याल ये था, ये लोग बैठे थे, इन्होंने कमिटीज़ बनाए थे। इन लोगों का ख़्याल ये था कि कोई ऐसे इक़दामात किए जाए, सैनिटरी कोई इक़दामात किए जाए, कोई वैक्सीन वगैरह बनाए जाए कि जिनकी वजह से इसको फैलने से बचाया जा सके। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी पावर्ड अथॉरिटीज़ वगैरह थे, उन सब ने कोशिश की, उन सब ने जो जितने भी ज़रूरी इक़दामात थे इसको फैलने से रोकने के लिए, तो वो इक़दामात उन लोगों ने किए। वहाँ पे उस टाइम हज को रोक दिया गया कि लोग मक्का जाते थे हज करने के लिए, तो वो उनको रोक दिया कि ये जब इस तरह सफ़र करते हैं तो ये फैल जाती है। इसके अलावा जो जितने भी मुहाजिरीन आते थे इंडिया के लिए, तो उनको रोक दिया गया। रेलवेज़ वगैरह को ब्लॉक कर दिया गया, रिलीजियन गैदरिंग वगैरह को बंद कर दिया गया, और जितने भी ऐसे हुजूम वगैरह थे उन सबको, यानी एक लॉकडाउन उस टाइम की गई। जिस तरह कोरोना में की गई थी, तो उस तरह लॉकडाउन उस टाइम की गई। और उस टाइम उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई जिसे प्लग रिसर्च कमेटी के नाम से जाना जाता था। तो वो जो कमेटी थी उसकी सदारत एक डॉक्टर कर रहे थे, वो एक सर्जन थे, आर मेंसर उनका नाम था। वो सदारत कर रहे थे, आर मेंसर के नाम से मशहूर थे। तो वो उस वक्त सदारत कर रहे थे इस प्लग रिसर्च कमेटी की। तो उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स इन्वेस्टिगेटेड किए, और वो बहुत सारे ड्रग्स उन्होंने बनाए, और वो ड्रग्स जब आ गए तो वो प्लग को काफ़ी हद तक वो ट्रीट करती थी, काफ़ी हद तक ट्रीट करने के लिए वो ड्रग्स काम करती थी। उसके अलावा वो जो कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी ने यूक्रेन से बहुत सारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट को बुलाया था, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ थी। उन लोगों को पता था, उस वक्त पता चल गया था 1800 में कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, और यर्सीना पेस्टिस काज करती है इसको। तो उन लोगों ने यूक्रेन से बहुत बड़े बड़े जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो उनको पैगाम भेजा, और उनको यहाँ पे बॉम्बे बुलाया ताकि वो इस पे काम कर सकें। तो उनमें एक बहुत ही मशहूर बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर वेल्डिमार हेफकिन उनका नाम था। तो उनको बॉम्बे बुलाया गया। वो उस वक्त कलकत्ता में थे, कलकत्ता से उनको बॉम्बे बुलाया गया, और वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की गई, और उस लेबॉर्ट्री को इस्टेब्लिश करके उस लेबॉर्ट्री में ये सारे काम किए जाते थे कि वो मुख्तलिफ़ किस्म का एक्सपेरिमेंट करता था। तो बहुत सारे सीरीज़ ऑफ रिज़ल्ट उसने निकाले, और उन रिज़ल्ट के बेसिस पे उसने सोचा कि कोई ऐसा टीका बनाया जाए जिससे ये डिज़ीज़ जो है ये प्रिवेंट हो सके। यानी अब उसका ख़्याल था कि इसको प्रिवेंट करना ही इसका इलाज है। तो उसने सोचा, उसने ये डिसाइड किया कि मैं कोई ऐसा टीका बनाऊंगा कि जिससे ये डिज़ीज़ प्रिवेंट हो सके। यानी उसने वैक्सीन बनाने के बारे में सोचा। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये वैक्सीन मैं बनाऊंगा, और बना के अगर मैं ये हेल्थी लोग जो हैं उनके बॉडी में ये इंसर्ट करूंगा, ये एडमिनिस्टर करूंगा, तो फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोवोक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ये प्लग का बैक्टीरिया चला जाता है उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी में पहले से जो एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं वो इसके साथ फाइट करेंगे, और इसको ख़त्म करेंगे, और उन लोगों पे इस प्लग का कोई असर नहीं होगा। तो फिर उसने डिसाइड किया, और डिसाइड करके उसने रेट्स थे, उस वक्त रेट्स बहुत सारे थे जो कि यानी जो चूहे थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे इस प्लग की वजह से। तो जितने भी रेट्स अफेक्टेड थे इस प्लग की वजह से, उन सब रेट्स को उसने जमा किया, और जमा करके उनके अंदर से वो जो बैक्टीरिया है यर्सीना पेस्टिस उसको एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करके जो मीट ब्रॉथ होती है, उस टाइम मीट ब्रॉथ ज़्यादातर यूज़ हुआ करती थी, ये जो पेट्री डिश वगैरह है। अभी आप लोग माइक्रोबायोलॉजी के सेक्टर में जाएंगे किसी भी लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ पे पेट्री डिशेस आपको मिलेंगे जिसमें बैक्टीरियाज को कल्चर किया जाता है। तो ये भी उस वक्त एक मीट ब्रॉथ थी,
उसने यूज़ किया था डॉक्टर जो हेफकिन थे उन्होंने, वो मीट ब्रोथ यूज़ करके, उस मीट ब्रोथ में उस टाइम एक लेयर बनी होती थी, ये जो होममेड घी होती है उसकी लेयर, या फिर कोकोनट ऑयल की उसमें एक लेयर बनी होती थी। अभी तो बहुत सारे आर्टिफिशियल्स ऐसे चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे जो पेट्री डिश यूज़ किए जाते हैं अभी, तो उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल ऐसी ऑयली चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं और उसमें ग्रोथ होती है इन बैक्टीरिया की। तो उस वक्त क्या था, ये होममेड घी या फिर जो कोकोनट ऑयल था, घरेलू जो घी है वो, या फिर कोकोनट ऑयल, तो इसकी एक लेयर वहाँ पे होती थी उस मीट ब्रॉथ में, और उसमें उन बैक्टीरिया को ग्रो किया गया। तो वो कामयाब रहा इसमें, और बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ उस पर ग्रो कर रहे थे। और वो जब ग्रो कर रहे थे तो वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि बहुत सारे धागे हो, और धागे एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के बीच में अटके हुए इस तरह धागे से बन रहे थे, एक वो कॉलोनी बना रहे थे ना, तो कॉलोनी इस तरह नज़र आ रही थी। तो इसीलिए डॉक्टर हेफकिन ने उनको नाम दिया हेफकिन स्टेलेक्टिटीज़ का। हेफकिन स्टेलेक्टिटीज़ का नाम उन कॉलोनीज़ को दिया गया। स्टेलेक्टिटीज़ कहते हैं डेकोरेशंस को, तो इनका कहना था ये मेरे डेकोरेशंस है। तो इसीलिए वो जो कॉलोनीज़ थे यर्सीना पेस्टिस के, वो हेफकिन स्टेलेक्टिटीज़ के नाम से मशहूर थे, यानी हेफकिन के डेकोरेशन के नाम से। तो फिर क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है इनको इस तरह ग्रो किया गया, और ग्रो करने के बाद इनको वीक कर दिया गया। इनको वीक करने के लिए वो हीट यूज़ करते थे। इन पे जब वो हीट अप्लाई करते थे, उस हीट के अप्लाई करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते थे। तो जब ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो फिर क्या किया, ये जो वीक बैक्टीरिया थे इनका उन्होंने एक इंजेक्शन सा बना दिया, एक टीका बना दिया, और फिर ये टीका उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उनके जिस्म में एडमिनिस्टर किया। एडमिनिस्टर करने के बाद उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गए, और वो एंटीबॉडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुए कि वो लोग जिनको ये टीका लगाया गया तो इनको प्लग की बीमारी नहीं हुई। जितना भी वो एक्सपोज होते थे तो वो उनको प्लग का उन पे कोई असर नहीं होता था। तो इस वक्त ये जो बैटल थी प्लग और इन लोगों के दरमियान, यानी डॉक्टर्स और प्लग के दरमियान जो बैटल थी, जो जंग थी, वो हाफ इन लोगों ने, डॉक्टर्स ने जीत लिया था। हाफ इसलिए क्योंकि उस टाइम भी सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस बात को, ये जो साइंटिफिक एडवांसेस है इनको नहीं मानते थे। जिस तरह अभी भी ये रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि जब भी कोई साइंटिफिक एडवांसेस होती है तो रेजिस्टेंस ज़रूर आती हैं सोसाइटी में। जिस तरह अभी जो कोरोना की वैक्सीन आई थी, तो लोग क्या कह रहे थे, आप सबको पता है, लोग कह रहे थे कि ये आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की, तो इसीलिए ये एक ऐसा इंजेक्शन बनाया हुआ है कि इसको लगाने के बाद 2 महीने बाद, कह रहे थे कि 6 महीने बाद, ये मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि 2 महीने बाद के 6 महीने बाद हम सब जिन लोगों ने ये टीका लगवाया है तो वो सब मर जाएंगे, और आबादी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये, और फिर जो बच्चे हैं वो ग्रो करेंगे, और जो बड़ों को, जिन लोगों को लगा है तो वो सारे मर जाएंगे, और ये इन लोगों को मारने के मकसद के लिए ये कोरोना का वैक्सीन बनाया गया है। तो इस तरह उनका कहना था। उन्होंने ये अपने जहन में ऐसी बातें बनाई हुई थी। तो उस वक्त भी ऐसा ही रेजिस्टेंस शो किया गया, और जब हेफकिन ने रिक्वेस्ट किया कि ये टीका लगवाएं तो लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया, वो नहीं मान रहे थे। उनको इस तरह वहम सी हो रही थी कि ये लगा कि हमें तकलीफ़ होगी, हम मर जाएंगे इस तरह। लेकिन फिर हेफकिन ने इस तरह किया कि जो वॉलेंटियर्स जो थे उनको यूज़ किया, जितने भी वॉलेंटियर्स थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेंटियर्स, किसी भी इदारों के वॉलेंटियर्स, और जो लोग ख़ुद को पेश करते थे एज ए वॉलेंटियर कि हाँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट मुझ पे करे, मैंने करनी है, तो वो लोग। इनके अलावा उन्होंने जो जेल के कैदी थे तो उन पे ये एक्सपेरिमेंट किया। जितने भी जेल थे उस वक्त बॉम्बे में, तो उन जेलों में जाके कैदियों को ये टीके लगवाए गए। उनसे तो पूछा भी नहीं गया और उनको ये टीके लगवाए गए। तो जितने भी जेलों में जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी प्लग नहीं हुआ था, प्लग का असर उन पे बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इसी तरह फिर ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हेफकिन, इन्होंने डिमोनिस्ट्रेट किया कि इनकी इस कोशिश की वजह से 97.4% मोर्टिलिटी रेट जो थी वो कम हुई थी। प्लग की वजह से जो मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही थी तो उसमें से 97.4% इस वैक्सीन की वजह से वो कम हुई थी। इतना इनका वो जो मेजर था वो सक्सेसफुल रहा था। तो ये जो यहाँ आप लोगों के स्लाइड्स में जो लिखा गया है कि
1896 प्लग, तो ये उसी की बात हो रही है। उसके बाद लिखा है 1904 प्लग कमीशन स्ट्रेंथन पीएच सर्विस। तो 1904 में फिर दोबारा ये प्लग जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़त्म किया गया था, यानी कंट्रोल बहुत ज़्यादा जल्दी इसको किया गया था, क्योंकि ये जो इस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो बने थे, जो वैक्सीन वगैरह, जैसे कि डॉक्टर हेफकिन ने वैक्सीन बनाई थी, वो जो एक दूसरे डॉक्टर थे आर मैनवर, तो उन्होंने जो ड्रग्स वगैरह बनाए थे, तो वो सब जो जितने भी मेजर्स थे वो मज़ीद स्ट्रेंथन किए गए थे। तो मज़ीद स्ट्रेंथन करने की वजह से ये जो 1904 में स्टार्ट हुई थी, तो उसको जल्दी से जो है वो कंट्रोल में लिया गया था, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। जितनी ज़्यादा प्लग की बात होती है तो वो उन 3 वेव्स की होती है कि 1300 से लेके 1800 तक जो वेव्स आई थी 3 दफ़ा, तो उनकी बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा डेथ काज हुई थी उनकी वजह से। इसके अलावा लिखा है 1919 रिफॉर्म्स, यानी इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ ट्रांसफ़र टू प्रोविंसेस, यानी 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इसने क्या किया था, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए थे, और प्रोविंसेस लेवल पे भी ये जो हेल्थ के इम्प्रूवमेंट्स आए थे, रिफॉर्म्स आए थे, तो ये सूबों में भी आई थी, और सूबों के लेवल तक इन पे काम की जा रही थी। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जब 1946 आई, तो 1946 में जो भोर कमेटी है, तो भोर कमेटी की जो इनकी रिपोर्ट है ये आई थी 1946 में। भोर कमेटी ये एक इम्पोर्टेंट हेल्थ कमेटी है स्टूडेंट्स। इसको 1943 में इसकी सेटअप हुई थी। इसकी जो सेटअप थी वो 1943 में हुई थी, लेकिन इस कमेटी के जो रिपोर्ट थे वो 1946 में सबमिट हुए थे, इसीलिए हम कहते हैं कि भोर कमेटी 1946। इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम जोसेफ भोर था, और उनका नाम जोसेफ भोर होने की वजह से चेयरमैन का नाम इस कमेटी को कहा जाता है भोर कमेटी। भोर कमेटी को 3 और नामों से जाना जाता है। हम इसको हेल्थ सर्वे से भी जानते हैं, इसको 3 मिलियन प्लान भी कहा जाता है, इसको डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है। तो ये असल में एक हेल्थ सर्वे थी स्टूडेंट्स। उस टाइम हेल्थ सर्वे की गई थी। इस कमेटी के जो लोग थे उन्होंने एक हेल्थ सर्वे किया था, और उस हेल्थ सर्वे के बाद इन्होंने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। और इन रिकमेंडेशंस में से सबसे जो मेजर रिकमेंडेशन इनकी थी, तो वो इनका ये कहना था कि कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर पे फोकस किया जाए। यानी कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर का मतलब ये होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर में। एक प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज, एक क्यूरेटिव केयर सर्विसेज, और एक प्रोमोटिव केयर सर्विसेज। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज, क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रोमोटिव सर्विसेज, इन सबको मिला के इनको कहा जाता है कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर फोकस, या है कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इन पे फोकस करने को कहा था भोर कमेटी ने। और इसके अलावा कहा था कि हेल्थ इज़ बेसिक ह्यूमन राइट, कि हेल्थ को एक बेसिक ह्यूमन राइट समझा जाए, क्योंकि जब तक हेल्थ को बेसिक ह्यूमन राइट ना समझा जाएगा तो तब तक इसकी सही तरीके से हेल्थ को अचीव करना नामुमकिन है। इसको बेसिक ह्यूमन राइट अगर माना जाए तो फिर हेल्थ फॉर ऑल हो सकती है, सब लोग हेल्थ अचीव कर सकते हैं। प्रिवेंटिव इंपॉर्टेंस दी गई थी, प्रिवेंशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि प्रिवेंटिव लेवल पे ज़्यादा काम किया जाए, ताकि अगर प्रिवेंटिव लेवल पे ज़्यादा काम किया जाए तो फिर डिज़ीज़ जो है वो आते ही नहीं है, और जब आते ही नहीं है तो सारे लोग जो है वो वेल बींग में जा सकते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंटिव इंपॉर्टेंस दी गई। हेल्थ केयर एसेसिबल, अगर कोई बीमार हो तो उनको हेल्थ केयर एसेसिबल होना चाहिए, उनकी एसेस होनी चाहिए हेल्थ केयर तक। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मतलब कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना है इन सर्विसेज में, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन बन रही है और कम्युनिटी के लोग उसे लगाना ही नहीं चाहते हैं, वो इनकार करते हैं, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी यूनिट्स, यानी जो प्राइमरी यूनिट्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह, और जो सेकेंडरी यूनिट्स हैं तहसील लेवल पे, ये सब कुछ THQ वगैरह, तो ये सब कुछ बनाए जाएँ, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इनकी डेवलपमेंट की जाए। तो ये कहना था भोर कमेटी का। तो ये आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के भोर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थी वो कौन कौन सी थी, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन पाकिस्तान।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 1946 की बात थी जब भोर कमेटी थी, तो अब जो बात हो रही है वो 1947 से 1951 यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो बात हो रही है वो है। तो इसीलिए ऊपर लिखा है कि अब ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है पब्लिक हेल्थ की, तो ये पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग विद भोर रिपोर्ट पुअर कंडीशन, यानी भोर रिपोर्ट जो थी उससे इन लोगों ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। जो भोर रिपोर्ट के जो जितने भी ये रिकमेंडेशंस थी, तो इन सब को यानी फॉलो करने के बेसिस पे स्टार्ट किया था। लेकिन कंडीशन उस वक्त बहुत ज़्यादा पुअर थी, क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे मसले थे, इकोनॉमी का मसला था, लोग यहाँ पे आ गए थे और वहाँ पे उनके सारे जायदाद सामान वगैरह वहाँ पे रह गए थे। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उस टाइम गरीब थे और गरीबी की वजह से भी उनको सही तरीके से हेल्थ वो किस तरह अचीव कर सकते थे। तो इसीलिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर थी। 1947 से लेके 1951 तक उस टाइम ये 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट किया गया। 5 ईयर प्लान में उन लोगों ने कहा कि ओपनिंग ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्कूल, लेबॉर्ट्री ऑफ मेडिकेशन, यानी कि नर्सिंग और मेडिकल स्कूल खोले जाएँ, लेबॉर्ट्रीज़ खोले जाएँ मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें सही तरीके से टेस्ट वगैरह हो, मेडिकेशन अगर बने तो उनकी सही तरीके से टेस्ट हो, और स्कूल अगर मेडिकल स्कूल हो तो डॉक्टर्स वहाँ पे पढ़ सकेंगे जो MBBS स्टूडेंट्स, और जो नर्सिंग स्कूल हो तो नर्सेस एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। ये इनके मेजर्स थे कि ताकि अगर ये नर्सेस बने और डॉक्टर्स बने तो फिर जाके हेल्थ प्रमोट हो सकती हैं। हेल्थ के लिए जो क्यूरेटिव मेजर है तो उसके लिए ज़रूरी है, प्रिवेंटिव के लिए भी ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर्स बने, पहले नर्सेस बने। तो इसीलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर 1958 में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोकस्ड एज प्रिवेंटिव हेल्थ वाज लिंक्ड विद सोशियो इकोनॉमिकल केयर, मेनी वर्टिकल प्रोग्राम्स एग्जिस्टेड। अब यहाँ पे जो रिवोल्यूशन आई थी, यानी जो इनकलाबी हुकूमत आई, फिर जब हुकूमत चेंज हुई 1958 में, तो फिर उसने फोकस किया प्रिवेंटिव हेल्थ पे, और इस प्रिवेंटिव हेल्थ को उन लोगों ने लिंक किया सोशियो इकोनॉमिकल केयर पे। यानी उन लोगों का कहना था कि अगर एक बंदे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ठीक होगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह होती है, या तो लो होती है, या मीडियम होती है, या हाई होती है। और जिन लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होती हैं तो उनको फाइनेंशियल एसेस भी कम होती है, एजुकेशनल एसेस भी कम होती हैं, सोशल एसेस भी कम होती है, और हेल्थ रिसोर्सेज भी उनके पास कम होते हैं। और जो लोग हायर, जिनको इकोनॉमिक स्टेटस जिनकी हायर होती हैं, तो उन लोगों को ये सब कुछ मैसर होता है। तो उन लोगों ने इस चीज़ के साथ लिंक किया, उन्होंने इस पे काम किया कि सारे लोग जो है उनको उनकी इकोनॉमी ठीक हो, पहले उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक हो। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक होगी तो फिर जाके वो प्रिवेंटिव केयर वगैरह इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो ये बातें हुई थी, और बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स इसमें बने थे। वर्टिकल प्रोग्राम्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आगे जो दूसरा स्लाइड है उसमें एक और प्रोग्राम की बात है, हॉरिजेंटल प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये वर्टिकल प्रोग्राम्स और हॉरिजेंटल प्रोग्राम्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आपको वर्टिकल प्रोग्राम्स और हॉरिजेंटल प्रोग्राम्स के बारे में पता होना पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो हॉरिजेंटल प्रोग्राम, परमानेंट जो प्रोग्राम होते हैं उनको हॉरिजेंटल प्रोग्राम कहा जाता है, यानी जो परमानेंट और लॉन्ग टर्म वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि उनके लिए जो सेटअप होती हैं, उनके जो बिल्डिंग्स होते हैं वो भी परमानेंट होते हैं। जैसा कि हॉस्पिटल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हॉस्पिटल्स है पेशावर के अंदर, HMC है, KTH है, जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जितने भी MTIs वगैरह जो भी हॉस्पिटल्स है, तो उन हॉस्पिटल्स के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज होती हैं। OPD भी उसमें होता है, ऑर्थोपेडिक भी उसमें होती है, गायनी भी उसमें होती हैं, न्यूरो वार्ड भी उसमें होते हैं, उसमें इमरजेंसी भी होती है, उसमें ICU भी होते हैं। तमाम वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो परमानेंट होती हैं, उनके जो बिल्डिंग्स हैं वो परमानेंट होती हैं। और ये सर्विसेज हमेशा होते हैं, कोई डिज़ीज़ हो या ना हो, लेकिन ये सर्विसेज हमेशा उस बिल्डिंग के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको कहा जाता है हॉरिजेंटल प्रोग्राम। और जो वर्टिकल प्रोग्राम होती हैं, तो ये वर्टिकल प्रोग्राम्स जो है ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्पोररी होती हैं।
यानी कोई एक डिज़ीज़ आ जाती हैं तो उसके लिए ये प्रोग्राम बनती है, और जब वो डिज़ीज़ ख़त्म होती हैं तो उस डिज़ीज़ के साथ ये प्रोग्राम भी फिर बंद होती हैं। और इसके लिए परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं होते हैं, परमानेंट इसके लिए इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं, और ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। ये सिर्फ कोई एक ही या दो या तीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये कोई वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अलावा ये जो ईपीआई है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो ये कौन सी, ये सिर्फ कुछ डिज़ीज़ के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करती है और कुछ वक्त तक होती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती, और ये वाइड रेंज ऑफ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाती। और इनके लिए जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते हैं, ये एक ख़ास टाइम के लिए अपने लिए कोई बिल्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर वो जब ये वर्टिकल प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो बिल्डिंग भी ये छोड़ देते हैं। तो इस तरह इनका सेटअप होता है, इनको कहा जाता है वर्टिकल प्रोग्राम। तो यहाँ पे उस टाइम 1958 में बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम प्रेजेंट थे, ऐसे कोई टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वगैरह, हेपेटाइटिस कंट्रोल और ये ईपीआई वगैरह। तो इस तरह के वर्टिकल प्रोग्राम उस टाइम मौजूद थे। 1978 में क्या था, हेल्थ फॉर ऑल 2000 बेसिक हेल्थ साइंसेस पीएचसी एंड आरएचसी, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर और रूरल हेल्थ सेंटर्स। तो 1978 में ये जो हेल्थ फॉर ऑल है इसका कुछ कंसेप्ट उस टाइम था, लेकिन मेजरली जो सही तरीके से बनी थी हेल्थ फॉर ऑल तो वो 2000 में बनी थी। लेकिन 1978 से ही इसकी कुछ कंसेप्ट थे कि बेसिक हेल्थ साइंसेस को प्रमोट किया जाए ताकि प्रिवेंटिव केयर हो, हेल्थ की प्रमोशन हो, वेल बीइंग हो और हेल्थ फॉर ऑल हो। तो इसकी कंसेप्ट प्रेजेंट थी उस टाइम से। उस टाइम से कोशिश ये थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाए और रूरल हेल्थ सेंटर्स वगैरह बनाए जाए, हॉरिजेंटल प्रोग्राम को इंक्रीज़ किया जाए। मैंने अभी आप लोगों को हॉरिजेंटल प्रोग्राम के बारे में समझाया, तो इन प्रोग्राम को इंक्रीज़ किया जाए, ये 1978 की बात है। स्कूल हेल्थ यानी कुछ स्कूल के अंदर जो हेल्थ है बच्चों की, तो उसको प्रमोट किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए जो लोग इस पे काम करते हैं उनको, और दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह ये उस टाइम हुआ करती थी। और 1979 में हेल्थ केयर वर्कर्स जो है एलएचवी जिन्हें हम कहते हैं, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं गाँव वगैरह में जो होते हैं, तो ये उस टाइम ये सामने आए थे। टुक बर्थ मीन्स कि ये सामने आए थे 1979 में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो कि हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। तो आप लोग जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जब बनोगे तो फिर आप लोगों का क्या रोल होगा। तो आप लोगों का रोल होगा कि आप लोग एज ए क्लिनिशियन काम करेंगे, यानी क्लिनिशियन मीन्स के केयर प्रोवाइड करेंगे। आप एज ए एजुकेटर काम करेंगे, एज ए एजुकेटर यानी हेल्थ एजुकेशन आप लोग देंगे। एडवोकेट काम करेंगे, पेशेंट के बिहाफ पे आप लोग बात करेंगे। एज ए मैनेजर जो जितने भी हेल्थ रिसोर्सेज हैं उनको आप मैनेज करेंगे लोगों के लिए। कोलैबोरेटर, आप लोगों के साथ कोलैबोरेटिवली काम करेंगे। लीडरशिप, आप एज ए लीडर के तौर पर काम करेंगे। आप एज ए रिसर्चर काम करेंगे। तो जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं उनकी ये सब रोल होती हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट वन रोल है क्लिनिशियन और केयर प्रोवाइडर, ये फंक्शनल रोल होता है। क्लिनिशियन और केयर प्रोवाइडर का जो रोल होता है वो फंक्शनल रोल होता है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इन कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इज़ डिफरेंट देन इन हॉस्पिटल्स। अब कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में आप जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो तो वो जो आप हॉस्पिटल्स में करते हो उससे डिफरेंट होता है। क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द टारगेट ऑफ सर्विस एक्सपेंड बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू इंक्लूड फैमिलीज, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। अब जो आपका टारगेट है जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, आप जो सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस का टारगेट एक इंडिविजुअल से बियॉन्ड जाके फैमिलीज़ को अब इंक्लूड करता है, अब ग्रुप्स को इंक्लूड करता है, अब कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करता है। यानी अगर आप हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ एक पेशेंट को आप कर रहे हो, एज ए इंडिविजुअल उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्स जब आप बन जाते हो तो पूरे फैमिली को आपने लेना होता है, पूरे ग्रुप्स को आपने लेना होता है, पूरी कम्युनिटी को आप लेनी होती है, और उन सब को आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो फंक्शनल रोल किसे कहते हैं, तो लिखा है कि केस फाइंडिंग एंड रेफरल ऑफ नीडेड केसेस। फंक्शनल रोल एज ए क्लिनिशियन यानी कम्युनिटी के अंदर आपका ये होगा कि आप
केसेस को फाइंड आउट करोगे, असेसमेंट करोगे, असेसमेंट के थ्रू आप केसेस जो जितने भी हैं उन लोगों में उसको फाइंड आउट करोगे और उनको रेफरल दोगे उन केसेस के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को कोई आपको लगे, आपने आइडेंटिफाई किया कि कार्डियोलॉजिकल कोई उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो उसको किसी ऐसे जगह भेजोगे, रेफ़र करोगे कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठता हो और वो उसको ट्रीट करे इस तरह। इसके अलावा कंप्लीट हिस्ट्री ट्रैकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं सबके बारे में आपने हिस्ट्री लेनी होगी, चाहे वो बीमार है या नहीं, सबकी आपने हिस्ट्री लेनी होगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस यानी अगर आप हो तो असिस्ट इन एनी एग्जामिनेशन डन, कोई भी एग्जामिनेशन हो रही है उसमें आप मदद करेंगे। नो द फर्स्ट एड मेजर्स टू इम्प्लीमेंट इट एन एमरजेंसी, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट एड के जो जितने भी मेजर्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप ही वो शख्स है कि उस इमरजेंसी से लोगों की हिफाजत कर सकते हो, लोगों को उस टाइम आप केयर प्रोवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट एड के जितने भी मेजर्स हैं वो आपको आने चाहिए। नो द हेल्थ सर्विस अवेलेबल इन द कम्युनिटी एंड यूज़ द सिस्टम ऑफ रेफरल व्हेन नीडेड, आपको जितने भी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है उनका आपको पता हो, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप सही रेफर उनको दे सको, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये एज ए नर्सिंग रोल नर्सिंग केयर प्रोवाइडर कम्युनिटी के अंदर, तो ये सब आपके फंक्शनल रोल्स हो गए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड केयर इन द फॉलोइंग फॉर्म, आप लोग किस तरह केयर प्रोवाइड करते हो एज ए कम्युनिटी नर्स, तो लिखा है कि प्रोवाइड जेरियाट्रिक केयर, आप जो जेरियाट्रिक ग्रुप हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हो, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं। आप एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करते हो, एंटीनेटल मींस के जो प्रेगनेंसी के दौरानिया की जो केयर होती है वो, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो केयर है वो प्रोवाइड करते हो। आप लोग नियोनेटल केयर प्रोवाइड करते हो, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको। आप लोग कंडक्ट द डिलीवरीज इन द कम्युनिटीज़, जितने भी डिलीवरीज होते हैं कम्युनिटी के अंदर तो वो आप कंडक्ट करते हो, उसमें आपका रोल होता है। एज एजुकेटर आप क्या करते हो, हेल्थ टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ गुड नर्सिंग केयर एंड वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स मेनली कंसर्न विद हेल्थ प्रमोशन। अब जो एजुकेटर है तो हेल्थ टीचिंग जो है वो एक गुड नर्सिंग केयर का एक पार्ट है, और यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस के लिए तो ये उनका मेजर फंक्शन है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपका जो सबसे अवलीन मकसद होता है वो हेल्थ प्रमोशन होती है, और हेल्थ प्रमोशन के लिए आपका जो मेन कंसर्न होगा वो हेल्थ एजुकेशन पे होगा। जब आप सही तरीके से हेल्थ एजुकेशन देंगे तभी आप हेल्थ को प्रमोट कर सकोगे। एजुकेटर रोल, एज एजुकेटर कम्युनिटी हेल्थ नर्स फोकस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग, एज एजुकेटर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को कौन कौन से टीचिंग पे फोकस करनी होगी, तो एजुकेट इंडिविजुअल्स फैमिली एंड कम्युनिटी फॉर द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रॉपर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आप एजुकेट करोगे, फैमिली को आप एजुकेट करोगे, कम्युनिटी को आप एजुकेट करोगे, जो जितने भी प्रिवेंशन है कम्युनिकेबल डिजीज़ के, कि किस तरीके से जो डिज़ीज़ एक दूसरे को लगती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ उनको प्रिवेंट किया जाए, उसके जो उसूल होते हैं, उसके लिए जो टेक्निक होते हैं वो आप सिखाएंगे लोगों को, इंडिविजुअली सिखाएंगे, फैमिलीज़ को पकड़ के सिखाएंगे, कम्युनिटी में आप उनको लेक्चर देंगे, उनको सिखाएंगे, तो इसी तरीके से आप उनमें हेल्थ प्रमोशन ला सकते हो। Health educator, as a health educator, he or she teach about the proper diet in quantity and quality, यानी जो प्रॉपर डाइट होती है क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, उसके बारे में आप लोगों को टीच करेंगे एज एजुकेटर। टीच द पर्सनल फैमिली एंड कम्युनिटी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन किस तरीके से करना है, अपनी फैमिली की हाइजीन किस तरीके से करना है, और पूरी कम्युनिटी में हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन रखना है, इन सब के बारे में आप सिखाएंगे। टीच द हैंडलिंग ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक फॉर इमरजेंसीज लाइक स्नेक बाइट, यानी आप लोगों को ये सिखाएंगे कि जो जितने भी फर्स्ट एड के जो टेक्निक्स हैं, कि फर्स्ट एड के टेक्निक्स किस तरीके से अगर कोई इमरजेंसी हो, फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट हो, तो स्नेक बाइट जब हो तो उस वक्त आप लोग किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, तो वो टेक्निक्स वगैरह आप लोगों को सिखाएंगे। ट्रेन द ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड डिलीवरी इन कम्युनिटीज़, जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होते हैं, जो दाई वगैरह होते हैं,
गांव में, तो उनको आप ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से सेफ़ डिलीवरी किया जाए कम्युनिटीज़ के अंदर। तो अगर आप उनको सिखाएंगे तो फिर वो सही तरीके से कर पाएंगे, वो जो हाइजीन मेजर्स वगैरह है वो सब कुछ करेंगे और डिलीवरीज नॉर्मल होंगी। तो ये आप इस तरीके से एजुकेट कर सकते हो। मैनेजर रोल: organize and manage various programs of health and assume leadership of nursing team for supervision of nursing and other staff। एज ए मैनेजर आप क्या करेंगे, आप तरतीब देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ प्रोग्राम्स को, और आप उसमें लीडरशिप लेंगे। एज ए मैनेजर आपका रोल उसमें लीडरशिप का होगा और उस टीम को आप लीड करेंगे ताकि आप नर्सिंग को और जो दूसरे स्टाफ है उनको सुपरवाइज़ कर सको कि ये जो जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ये सही तरीके से चल सके और ये सही जगह पहुंच सके। To manage resources for health program and implement them effectively in community, for example financing and staffing। यानी जो जितने भी रिसोर्सेज है हेल्थ प्रोग्राम के उनको आप सही तरीके से इफ़ेक्टिवली कम्युनिटीज़ के अंदर मैनेज कर सको वो रिसोर्सेज। जैसे कि अगर कोई फाइनेंसिंग हुई, अगर कोई स्टाफिंग हो रही है तो उनको सही जगह पे सेट करना, अगर कोई फाइनेंसिंग हो रही है तो उन चीज़ों का सही तरीके से उनको सेट करना, उनको मैनेज करना, ये एज ए मैनेजर आपका रोल होगा। एज ए लीडर आप क्या करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्क इन द कम्युनिटी, गाइड देम टूवर्ड बेटर हेल्थ एज ए लीडर। यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्क जो है उसमें आप लीडर बनेंगे। कम्युनिटी के अंदर जितने भी कम्युनिटी हेल्थ वर्क होती है उसमें आप एज ए लीडर काम करेंगे और उन लोगों को गाइड करेंगे आप कि वो सही तरीके से बेटर हेल्थ वो अचीव कर सके। एज ए रिसर्चर आप क्या करेंगे, द रिसर्चर रोल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। सबसे जो अहम पार्ट होती है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस की वो रिसर्चर रोल है। क्यों? क्योंकि द रिसर्चर रोल एट ए आल लेवल हेल्प टू डिटरमिन नीड्स। ये जो रिसर्चर रोल है तो ये तमाम लेवल पे जाके नीड्स को डिटरमिन करती है कि आया एक कम्युनिटी है तो उसमें रिसर्च ही के थ्रू पता चलता है कि इन लोगों की नीड क्या है, इन लोगों को मसला क्या है, वो रिसर्च के थ्रू पता चलता है। इवेलुएट इफ़ेक्टिवनेस ऑफ केयर, और यही रिसर्चर्स फिर जब कोई केयर देते हैं तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको इवेलुएट करते हैं कि आया कि हमने जो केयर दिया हुआ है उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं। एंड डेवलप थ्योरेटिकल बेसिस फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और ये फिर थ्योरेटिकल बेसिस लिखते हैं कि यानी हमने ये केयर दिया था और इस केयर से इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, या फिर इतने लोग हैं जिनको ये नीड्स है। तो ये इस तरह थ्योरेटिकल बेसिस बनाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए। रोल इन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द हेल्थ प्रोग्राम। ये जो रिसर्चर्स होते हैं तो ये जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करना है रिसर्च के थ्रू, पता लगाना है कि हेल्थ प्रोग्राम किस तरीके से चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है या नहीं, तो ये सब इवैल्यूएट करना इसमें ये हेल्प करते हैं। मस्ट हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू कीप रिकॉर्ड रिलेटेड टू द पीपल हु यूटिलाइज द क्लिनिक। अब इन लोगों को ये ज़रूर इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से जो जितने भी रिकॉर्ड है तो इनको रखा जाए, किस तरीके से इनको अपने पास महफूज किया जाए। जो लोग क्लिनिक यूटिलाइज़ करते हैं, क्लिनिक में आते हैं, वो क्लिनिक में आके सर्विस ले रहे हैं, तो उन लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो किस तरीके से अपने साथ सेव की जाए कि कितने लोग एक कम्युनिटी के आके क्लिनिक्स में आती हैं, चेकअप वगैरह करवाती हैं और कितने लोग इससे महरूम हैं, उन सब का पता लगाते हैं। शी मस्ट कंप्लीट द क्वेश्चनेयर फॉर पर्पस ऑफ एक्यूरेट स्टडी। जो जितने भी क्वेश्चनेरे हैं, जितने भी क्वेश्चंस है स्टडी पर्पस के लिए, एक्यूरेट स्टडी पर्पस के लिए, तो उन सबको कंप्लीट करना इनका काम होता है रिसर्चर्स का। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस टू फुलफिल द स्टैटिस्टिकल सर्वे। ये जो स्टैटिस्टिकल सर्वेज वगैरह होती हैं तो उनमें जो नर्सिस प्रैक्टिस होती है, क्या वो नर्सिस प्रैक्टिस सही तरीके से हो रही है, उनको एनालाइज करते हैं, उनका तज्जिया निकालते हैं, कंपेयर करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं, पता लगाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किस तरह रोल होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस की, तो लिखा है कि पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूशन। वो एक इदारे के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हेल्थ प्रोग्राम्स होती हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करती हैं। डिलीगेशन ऑफ वर्क, जो जितने भी वर्क्स वगैरह होते हैं तो उनको वो इधर उधर डिलीगेट करते हैं, उनको तकसीम करते हैं। प्लान फॉर वर्क हावर्स, जितने भी वर्क हावर्स है तो उनके लिए वो प्लान बनाते हैं। कॉरपोरेशन विद अदर हेल्थ मेंबर्स, जो जितने भी हेल्थ मेंबर्स दूसरे हैं उनके साथ कॉरपोरेट करते हैं।
उनकी मदद करते हैं। सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएशन, ये जो इवैल्यूएशन के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं तो उनको सिस्टमेटिकली वो सही तरीके से तरतीब से वो उनको गैदर करते हैं, लेते हैं उनसे। अब जो सुपरवाइज़र होते हैं तो उनका क्या रोल होता है? अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी ऑफ हर एजेंट, यानी जितने भी एजेंट हैं तो उन एजेंट की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना। सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ हर स्टाफ, उसके स्टाफ जितने काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करना, उनको बताना, उनको सिखाना, पॉलिसीज़ के मुताबिक उनको चलाना। गिव इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम टू अदर हेल्थ टीम, दूसरे हेल्थ टीम को वो जो एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी इसके सर्विसेज है उसमें उनको भी शामिल करना। गाइड्स ग्रुप डिस्कशन विद स्टाफ, अपने स्टाफ के साथ ग्रुप डिस्कशन करना, उनको गाइड करना। गाइड हर स्टाफ टू ओवरकम दियर डिफ़िकल्टीज़ इन वर्क, उनको जो काम में मुश्किलात आती हैं तो उनको किस तरीके से ओवरकम किया जाए ये भी उनको सिखाते हैं। एज एडवोकेट क्या करते हैं? टू स्पीक इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में वो बोलते हैं। ही शी पार्टिसिपेट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मीटिंग एंड टॉक टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फेवर ऑफ सोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अवेलेबल इन हर कंस्टिट्यूएंसी, यानी क्या करते हैं ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट मीटिंग होते हैं उस पे जाके ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं वहाँ पे अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो सोशल जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उनको वहाँ जाके ये सामने रखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको हल किया जाए हमारे लिए। तो अपने जो हेल्थ वगैरह होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह, उनकी ये एडवोकेट होते हैं, उनकी वकालत करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं वहाँ पे जाके। अप्लाइंग द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग प्रोसेस, अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की रोल है वो नर्सिंग प्रोसेस में यहाँ पे लाई गई है, अप्लाई की गई है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जब काम करेगी तो उसके लिए नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले असेसमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग प्रोसेस की जो फर्स्ट चीज़ है वो असेसमेंट है, फर्स्ट इसका जो एस्पेक्ट है। तो असेसमेंट में कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करेंगी? आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द फैमिली बिफोर मेकिंग द विजिट, यानी विजिट करने से पहले ये लोग फैमिली के जो जितने भी नीड्स वगैरह हैं उनका पता लगाएंगे, यानी जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं तो उस कम्युनिटी की ओवरऑल नीड्स वगैरह ये विजिट से पहले ही पता लगाएंगे। बाय एनालाइजिंग डेटा अवेलेबल इन द फैमिली रिकॉर्ड, और ये किस तरीके से पता लगाएंगे? तो उस फैमिली के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे इनको मिलेंगे तो उनमें डेटा मौजूद होगा, तो उस डेटा को एनालाइज करके ये नीड पहले मालूम करेंगे। उसके बाद नो ऑल फैमिली मेम्बर्स, तमाम फैमिली मेम्बर्स को ये जानेंगे वेदर दे आर एनी चिल्ड्रन, इफ़ सो, अगर वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो सबको ये सबको देखना, सबको जानना इनके लिए ज़रूरी है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो वो जो बच्चे हैं उस फैमिली में, तो इनकी एज कितनी है, यानी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनकी एजेस कितनी हैं, उस फैमिली में हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और उस हाउस की इन्वायरमेंट कैसी है, तो ये सब कुछ पता लगाना है असेसमेंट में। और देन एक्चुअल विज़िट, फिर जाना है, एक्चुअली जाके विज़िट करना है। विज़िट के बारे में ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी पहले ये डेटा मालूम करते हैं ना, डेटा के थ्रू ये सब मालूम करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनके एजेस कितने हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सब कुछ। और इसके बाद वो जाके एक्चुअली विज़िट करते हैं। उसके बाद विज़िट करके आने के बाद वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में वो क्या करते हैं, प्लानिंग कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। अगर कोई क्यूरेटिव है, छोटी सी बीमारी है, उसको ट्रीट करना है तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी। अगर कोई हेल्थ प्रमोशन करनी है या कोई इस तरह क्रॉनिक डिजीज़ आ गई है तो उसके लिए प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म होगी। एंड इंटरवेंशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इमीजिएटली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इंटरवेंशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान आर दोज Short-term plans are those which can be met in a few weeks' time, whereas long-term plans are accomplished over many weeks or perhaps months or year। तो ये वही बात है कि शॉर्ट टर्म प्लान वो प्लान होती है कि जिसमें फ्यू वीक्स तक अगर वो किए जाए तो वो, और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होती हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हफ्तों तक या फिर मंथ्स भी लेते हैं या ईयर्स भी लेते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आती हैं। इन प्लानिंग द फॉलोइंग आर डन। प्लानिंग में क्या क्या होता है, सेटिंग द गोल ऑब्जेक्टिव फॉर द विजिट। वो क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं विजिट में जाने के लिए। आइडेंटिफाइंग द नीड एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली। और उस वो जो बना चुके होते हैं, अभी तो वो विजिट में है, तो विजिट में जाते वक्त उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाया था, जो अपने लिए गोल सेट किया था, तो उसके मुताबिक वो जो जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम है उस फैमिली के जो नीड्स वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिफाइंग द एक्शन टू बी कैरिड आउट बाय द नर्स ड्यूरिंग द होम विजिट, हेल्थ टीचिंग अबाउट न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। यानी जितने भी एक्शन होते हैं जिनको विज़िट के दौरान करना होता है, होम विज़िट के दौरान, जैसा कि हेल्थ टीचिंग है, न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये सब कुछ जिनको स्पेसिफाई करते हैं वो अपने लिए। सेलेक्ट प्रॉपर प्लेस एंड टाइम फॉर कैरिंग द विज़िट। उस विज़िट को कैरी करने के लिए सही टाइम और सही जगह वो अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी इक्विपमेंट, जो उनको चाहिए होती है, सामान वगैरह, इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल्स विच द नर्स विल नीड ड्यूरिंग होम विज़िट। होम विज़िट के दौरान नर्स को जो चाहिए होती है, आई ड्रॉप्स वगैरह, कॉटन्स वगैरह, तो ये सब अपने साथ ले जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द होम विजिट द नर्स शुड आइडेंटिफाई द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड हेल्थफुल प्रैक्टिस ऑफ द फैमिली। अब नर्स ने ये आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ट्रेडिशन क्या है उन लोगों का, उनके कस्टम्स वगैरह, कि वो उनका रिवाज, उनकी रिवायत वगैरह, उनका पता लगाना होता है, उनको देखना होता है, ताकि वो एक हेल्पफुल प्रैक्टिस उस फैमिली के लिए दे सके। क्योंकि अगर उसके कस्टम्स वगैरह का पता नहीं होगी तो ये नर्स अपने मुताबिक उनसे बात करेगी तो वो इसकी बातें ही नहीं सुनेंगे, तो फिर मसला हो जाएगा, फिर केयर भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। यूज़ इफ़ेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन, यानी इफ़ेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे उनके साथ। यूज़ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन टीचिंग, आल्सो अवेलेबल होम यूटेंसिल्स एंड मटेरियल्स। आपके पास मटेरियल्स वगैरह होने चाहिए जो आप उस घर में यूज़ कर सको। कोई ऑडियो विजुअल मटेरियल आपके पास होना चाहिए जो आप सुना सको, दिखा सको हेल्थ एजुकेशन देते वक्त। एम्फेसाइज टू द फैमिली दैट दिस विज़िट वाज मेड फॉर देम। और उनको ये यकीन दिलाना है कि ये विज़िट हमने आपके लिए किया है, आपके फ़ायदे के लिए किया है। हम अभी तो आए हैं, आपसे हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं, दोबारा जब आएंगे तो आपके लिए बहुत सारे मेडिसिन वगैरह लेके आएंगे। इस तरह थोड़ी झूठ भी बोलने पड़ते हैं उनके साथ। तो फिर इस तरह जब हम उनको बताते हैं तो फिर वो अपना जो हिस्ट्री वगैरह है वो देते हैं। इसके अलावा नहीं होता, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। तो इस तरह करके उनको ये यकीन दिलाना कि ये विज़िट जो की जा रही है ये उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए की जा रही है। टाई द फैमिली विद द सेंटर, एक्सप्लेन सर्विस ऑफर्ड। उनको अपने सेंटर रख के उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, सर्विस के बारे में उनको बताना है। आंसर
क्वेश्चन रोज फ्राम फैमिली मेम्बर्स क्लियरली, जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में है तो वो सारे फैमिली मेम्बर्स से आपने क्लियरली उसके आंसर लेने हैं। डू नॉट रिकॉर्ड एनी वर्ड सेड बाय द फैमिली मेम्बर इन फ्रंट ऑफ देम, आपने उनके सामने उनकी कोई बातें रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर बुरा मानते हैं इस बात का। उन्हें लगता है कि ये हमारे जो बोले हुए बातें डेटा वगैरह है वो कहीं ले जा रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनके जहन में एक शक सी पैदा होती है, तो वो फिर सही से आपको नहीं बताएंगे। तो इसलिए आपने उनकी बातें वगैरह उनके सामने नोट नहीं करनी है। इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, इवैल्यूएट वेदर द ऑब्जेक्टिव्स वर फुलफिल और नॉट, आपने जो विजिट करनी है तो उस विजिट के आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे तो वो फुलफिल हुए हैं या नहीं, ये आपने इवैल्यूएट करनी है। इफ़ नॉट शुड नो द रीजंस एंड करेक्ट इट, अगर नहीं हुए हैं तो उसके रीज़न आपको पता हो, आपने पता लगानी है और फिर आपने उनको करेक्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसके रेफरेंसेस हैं, ये 2 बुक्स के नाम दिए गए हैं। अगर आप इस यूनिट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये हिस्ट्रीज़ वगैरह, तो इन बुक्स से आप उठा सकते हैं। इसके साथ ये जो इंट्रोडक्शन था आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका, आपने सही तरीके से इसको पढ़ना है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों का यूनिट 1 स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।